नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो आज का मनी सेंट्रल आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ईपीएफओ ने ऐसे कई नियम बदल दिए हैं जो सीधे आपकी सैलरी, पीएफ बैलेंस और भविष्य की पेंशन को प्रभावित करेंगे। अब पीएफ में कितना पैसा जमा होगा, कितना निकाल सकेंगे, पेंशन कब और कैसे मिलेगी और क्लेम में देरी होने पर कौन जिम्मेदार होगा, सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले पेंशन भोगियों के लिए क्या बदलेगा, क्लेम सेटलमेंट कितना आसान होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कच्चा तेल देने वाला रूस अब भारत से क्यों खरीद रहा है पेट्रोल, इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में बात करेंगे कोला बाजार में आने वाले डिस्ट्रप्शन की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, मनी सेंट्रल को जब से मैंने देखा हूँ और डिस्कस किया है, इसमें बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने पेंशन, ईपीएस 95, एड्स पे कमीशन से रिलेटेड हम लोगों ने कंटेंट डाली है। ईपीएस 95 को लेकर हम लोग बहुत प्रोएक्टिव रहे और इस मामले को बहुत हम लोगों ने सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने की कोशिश करी। कहा कि सरकार एक्चुअल डेफिसिट के नाम पर ये नहीं कह सकती कि 1000 रुपये का पेंशन हम अभी देते ही आएंगे, जबकि समझिए कि कहाँ महंगाई चली गई और कहाँ सब चीज़ें वास्तु स्थिति बदली, उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। कल एकाएक खबर आई सर कि 1995 वाला ईपीएस वो उसको दम एक तरफ से दम समझिए कि बदल दिया गया है और ईपीएस 95 अब 2026 के आसपास हो गया। इस खबर को डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन हो रहा है तमाम लोगों। 8 करोड़ से ज़्यादा अगर डाटा गलत होगा तो आप करेक्ट कीजिएगा, 8 करोड़ से अधिक एक्टिव मेंबर्स हैं, उनका पीएफ का पैसा, पेंशन क्या है, पूरा चेंजेस उसको दम आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए विशाल, हुआ ये है कि सरकार ने जब लेबर कोड 4 लेबर कोड जो बनाए थे 2020 में, और उनको पिछले साल जब सरकार ने उनको लागू किया, रेटिफाई किया, तो उसके बाद सरकार की एक मजबूरी थी कि अब जब जो नए लेबर कोड हैं, जो 4 लेबर कोड हैं आपके, उनको नोटिफाई किया जाए। इसमें जो आपका सोशल सिक्योरिटी जो कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उनको दरअसल उसको कल वो नोटिफाई सरकार ने किया है। नोटिफाई करने का मतलब है कि अब वो अमल में आ गया है। अब इसमें हुआ क्या है, और इसके साथ जब अमल में सरकार लेकर आई है तो कुछ बदलाव किए हैं, चाहे पीएफ की बात हो, चाहे ईपीएस की बात हो, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात है। पहले जो ईपीएस 95 थी, अब वो बदलकर उसको ईपीएस 2026 कर दिया गया है। मतलब अब नई व्यवस्था, और 29 जून से इसको दरअसल इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक तरह की कट ऑफ डेट भी इसकी है। अब मोटी चीज़ें ये है कि जिन पेंशनर्स को पेंशन ईपीएस 95 के तहत मिल रही है, उन सबको उस तरह से पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, या सबसे बड़ी जो निराशा लोगों को हुई, जो 7-8 करोड़ के आसपास जो पीएफ के मेंबर्स हैं, जिनकी उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई थी कि कब सरकार यहाँ जो पेंशन का जो 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन है, उसको बढ़ाकर 7500 रुपये कम से कम करे। और जब सरकार ने नए नियम नोटिफाई किए तो सरकार ने कई बदलाव भी यहाँ पर किए हैं। जैसे कि एक बड़ा बदलाव इस बात का है कि पीएफ पेंशन से रिलेटेड कोई भी सेटलमेंट 20 दिन के भीतर ईपीएफओ को करना होगा, और अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको वो वैलिड रीजन मेंबर को बताना होगा कि साहब हम इस वजह से, या आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, ये आप इसको पूरा कीजिए, तब आपकी पेंशन वो प्रोसेस होगी। इसके अलावा 12% का पेनल्टी। हाँ, और अगर नहीं कर पाते इस डेट के बाद भी, तो आप 12% सालाना की दर से जो देरी है उस पर आप ब्याज देंगे जी। तो सरकार ने बदलाव यहाँ पर किए हैं। सरकार चाहती तो यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन है, जिसकी डिमांड इतनी बड़े लेवल पर है, उसको सरकार यहाँ पर बढ़ाकर 7500 रुपये कर सकती थी, लेकिन वहाँ सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो ये एक इन पूरे नए लेबर कोड के को नोटिफाई किया गया है, उसमें ये एक सबसे बड़ा निराशाजनक बात है करोड़ों
सब्सक्राइबर के लिए विशाल वही है। चलिए, आपने दोनों बातों को समझा दिया, एक जो विन विन सिचुएशन है जो पीएफ मेंबर्स के लिए उस बात को भी समझाया, और जो लूप होल आपने पकड़ा उसको भी आपने समझा। लेकिन सर, दो तीन जो है पॉइंट्स है उनको समझ लेते हैं। एक कहा जा रहा है कि 12% पीएफ योगदान जो है अब सिर्फ 15,000 तक की सैलरी पर अनिवार्य है। ये मामला क्या है, इसको भी समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी इनको जो नोटिफाई किया गया है उसमें सरकार ने ये कहा है कि साहब अब आपका 1800 रुपये का जो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका मैंडेटरी है, और 1800 रुपये का मैंडेटरी है। इसका मतलब सरकार उस चीज़ को देख रही है जो आपका 15,000 रुपये की सरकार कैपिंग लेकर चल रही है, जिसको बढ़ाए जाने की भी बात आपकी लगातार अलग अलग फोरम सुप्रीम पर, कोर्ट तक ये मामला गया था, कोर्ट तक ये बात गई, सरकार से कहा गया कि साहब आप इसका तो ये बढ़ा कि नहीं सर? नहीं, ये नहीं बढ़ा। सरकार ने इसीलिए इसमें कहा है कि साहब आप 1800 रुपये का आपका मैंडेटरी है, उसके ऊपर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है या होगा वो आपसी सहमति से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपसी सहमति से वॉलंटरी तौर पर यहाँ पर वो किया जाएगा। जी सर, अब जी प्लीज कंटिन्यू करिए। अब इसमें एक मसला है, अभी जो लेबर कोड सरकार लेकर आई थी पिछले साल नवंबर में जिनको लाया गया, उसमें एक बड़ी बात इस बात की को लेकर थी कि साहब आप जो है आपकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक और डीए को मिलाकर आपका 50% होना चाहिए आपके सीटीसी का, कुल सैलरी का 50% आपका बेसिक और डीए को मिलाकर होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ बढ़ जाता अगर आप उसको एक्चुअल उस हिसाब से देखेंगे। आप उस समय समझा भी रहे थे कि विशाल ये इसका जो बर्डन है वो जो है नियोक्ता पर पड़ेगा, यानी जो एम्प्लॉयर है जो उस पर पड़ेगा। तो उसमें एक और चीज़ होती, उसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको टेक होम सैलरी या इन हैंड सैलरी वो भी कम हो जाती है। अब ये यहाँ पर चीज़ थोड़ी विरोधाभासी दिखाई देती, जहाँ सरकार एक तरफ तो कह रही है कि साहब 1800 रुपये मैंडेटरी है जो आपका 12% बैठता है एम्प्लॉय के पार्ट पर, अगर आप देख लीजिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब 50% का आपका वेज, आपका बेसिक सैलरी आपकी 50% होनी चाहिए सीटीसी का। तो जहाँ आपको बेनिफिट अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटायरमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, वहाँ फिर आपका पेंशन को लेकर एक यहाँ विरोधाभासी स्थिति विशाल दिखाई देती है। चलिए सर, पीएफ विड्रॉल की भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा आसानी होगी पैसा निकालने में। पहले कहा जा रहा था कि 13 जो है अलग अलग कैटेगरीज थी, अब इन्हें जो है घटाकर जो है, जैसा लेबर कोड में किया गया था कि 3 किया, इसको तो 3 किया सर, लेकिन लेबर कोड को घटाकर जो है 4 किया गया था। तो सर अब जो 3 कैटेगरी हो गई है उसको समझ लेते हैं कि एसेंशियल नीड्स है, इसमें शामिल किया गया है बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और शादी, और दूसरा कि घर से जुड़ी ज़रूरतों के लिए जो है कहा गया है हाउसिंग नीड्स के लिए। सर अगर घर खरीदना हो, घर बनवाना हो, या मकान से जुड़े अगर कोई खर्च है तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों की बात कर लेते हैं, यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, तो वो कहा जा रहा है कि बाकी सभी जो है आपातकालीन जो है परिस्थितियाँ इसी कैटेगरी में आ पाएंगी। तो ये भी अच्छा कदम माना जाए सर कि पहले जो 13 कैटेगरीज थे उसको 3 किया गया। देखिए सरकार इस चीज़ को हैसल फ्री लगातार कर रही है, ईपीएफओ 3.0 को भी लेकर आने की बात है, जल्दी लागू करने की बात है, जहां ये कहा जा रहा है कि आप सीधा आपका पैसा आपके खाते में तुरंत आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, इंस्टेंट आप पैसे को ले सकते हैं। तो पीएफ के पैसे पर सरकार जो आपको आपका हक देना चाहती है, उसमें कई तरह के सरकार ने विड्रॉल से रिलेटेड सुधार यहाँ पर किए हैं विशाल। अच्छा सर, एक मामला ये है सर कि तमाम लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हम अपने पीएफ का 100% पैसा, यानी पूरा पैसा कब निकाल सकते हैं। इस पर भी एक अपडेट है, तो वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि पीएफ का 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में क्या है कि कर्मचारी अपनी जो राशि का 100% के आसपास निकाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी कि पीएफ खाते में कुल जमा राशि का कम से कम 25% हिस्सा छोड़ना होगा। यानी इसका क्या उद्देश्य है सर? क्या रिटायरमेंट के बेटर प्लानिंग के लिए ये कदम रखा गया है? बिल्कुल, एक पर्पज़ ये है। दूसरा पर्पज़ ये है कि मान लीजिए आपने देखिए पैसा पूरा आप विड्रॉ कर लिया, एक स्थिति है जहां आपने नौकरी छोड़ी और उसके बाद आप पैसा उसको निकालना चाहते हैं, उसमें 25% का पैसा छोड़ने की का एक पर्पज़ ये है कि अगर आप रीजॉइन करते हैं, मान लीजिए नौकरी, उसके बाद 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको अगर आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपका फिर पीएफ का कंट्रीब्यूशन वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो एक बड़ा पर्पज़ यहाँ मुझे
ये भी दिखाई देता है। ओके सर, अब कुछ बात जो है एम्प्लॉयर्स की भी कर लेते हैं। उनके लिए भी नया नियम आया है। और सर इस कहानी को मैं ऐसे जोड़ कर देखना चाहता हूँ, तमाम आईटी स्टॉक्स को लेकर जो बात होती थी, आईटी कंपनियों की बात होती थी, तो उनका जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स आते थे, Q4 के रिजल्ट्स देखिए, उसमें एक बड़ा चंक ये गया कि भाई अब मुझे जो नया लेबर कोड आया उस वजह से मुझे अपने जितने भी मेरे यहाँ जितने भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अधिक जो है सैलरी देना पड़ गया। उसका असर हमारे बैलेंस शीट पर देखने को मिल रहा है। सर ये जो नया नियम है कि कहा जा रहा है कि हर कंपनी को जो है नई स्कीम लागू होने के 15 दिनों के भीतर फॉर्म वी जो है वो जमा करना होगा, तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और इस नए जो है टर्मोइल से एम्प्लॉयर्स के लिए क्या कुछ बदलाव हुए हैं? नहीं, देखिए एम्प्लॉयर पर जो वन टाइम एक जो आईटी कंपनियों का भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो असर दिखाई दिया हमको वो आईटी कंपनियों पर ही दिखाई दिया। उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो आईटी कंपनियों में आपका लेबर फोर्स ज़्यादा है, सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में आईटी कंपनियां हैं। दूसरी चीज़ सैलरीज का स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा है, आईटी कंपनियों में सैलरीज ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक वन टाइम जो इम्पैक्ट था वो हमको इस जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ वहाँ पर विशाल हमको दिखाई दिया इसका। चलिए, अगला प्रश्न है सर कि क्या पेंशन का फॉर्मूला बदल गया है? तो इसका जवाब बेसिकली कि नहीं है। क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल पेंशन का फॉर्मूला नहीं बदला। पेंशन को लेकर जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पर भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किए गए। ओके, तो मासिक पेंशन को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि पेंशन के योग्य अगर वेतन को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, पेंशन के योग्य यानी जो सेवा है जितनी सर्विसेज है उसको फिर आपको डिवाइड करना होगा 70 से, तो आपकी जो मासिक पेंशन वो निकल जाएगी। और रिटायरमेंट के पहले के अंतिम जो है 60 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर जो है आपको पेंशन की जो है बात हो जाएगी। अब 10 साल की सर्विस वाला भी नियम नहीं बदला है सर। पेंशन पाने के लिए अभी भी जो है कम से कम 10 साल की जो सेवा है वो जरूरी होगी। तो ओवरऑल सर अगर उस पूरे खबर को समराइज करके देखना चाहें तो क्या किसके पक्ष पे ज़्यादा ये पॉजिटिव रहा? नहीं, देखिए इस एक और बात है कि 50 साल पे आप पेंशन की अपनी शुरुआत करा सकते हैं जी। और रिटायरमेंट के जितने साल पहले आप अपनी सर्विस छोड़कर पेंशन शुरू कराते हैं उसमें हर साल का 4% के हिसाब से आपका जो पेंशन है वो डिडक्ट हो जाएगी। जी। अब आप ये अगर देखना चाहें कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान हुआ, बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनफैक्ट एक फ़ायदा यही है कि आपको 12% के आधार पर ब्याज मिलेगा। एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि अगर पेंशन से रिलेटेड क्लेम आता है तो आपको ईपीएफओ को उसको 20 दिन के भीतर उसको क्लेम को सेटल करना होगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट है विशाल और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस बात की थी वो इस बात की थी कि सरकार यहाँ पर जो पेंशन में इजाफा करने का फैसला लेती, 7,500 रुपये की, 9,000 रुपये की, देखिए 10,000 रुपये तक के कई सारे इस तरह की स्पेकुलेशन आए, इस तरह की डिमांड आए कि साहब बढ़ाकर सरकार मिनिमम पेंशन को 10,000 कर सकती है। और लेकिन वहाँ नहीं किया गया, क्योंकि अब पूरे के पूरा अगर आप पिछले 10-15 साल का पीरियड देखेंगे तो महंगाई से लेकर लोगों के खर्चे हर चीज़ में एक्सपोनेंशियल जो है वो इजाफा यहाँ पर हुआ है। और उस बेस पर भले सरकार ये कहे कि सरकार को खजाने से पैसा देना पड़ेगा, सरकार के पास उतना पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप 7-8 करोड़ लोगों के मिनिमम और उसके पहले के भी अगर आप लोगों को देख लीजिए तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद को जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रही है उसके अगर आप हितों को देखते हैं तो वहाँ पर सरकार को अपने खजाने पर, क्योंकि ये तबका आपको टैक्स भी दे रहा है, आपको कदम कदम पर सरकार के और नेशन बिल्डिंग में एक डिकेड से ज़्यादा समय भी हो गया सर, इसको रिवाइज नहीं हुआ है। बिल्कुल, 1,000 रुपये 2014-15 में 1,000 रुपये की पेंशन तय की गई थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल रूस को एक दिन भारत से पेट्रोल मंगवाना पड़ेगा? लेकिन अब यही हकीकत बन चुकी है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियां जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। देश में पेट्रोल का संकट जो है वो गहरा गया है और अब रूस ने इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। आखिर रूस में हालात जो हैं कितने गंभीर हैं, भारत कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसका दुनिया के एनर्जी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, आइए पूरी कहानी को जो है विस्तार से प्रोफेसर से समझने की कोशिश करते हैं। सर एक वक्त था जब हम लोग
आपसे ही चर्चा करते रहते थे, आप कहते थे कि रूस जो है भारी मात्रा में डिस्काउंट पर जो है तेल भेज रहा है, फिर उसको कहानी में अमेरिका की एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि देखिए भाई उस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं, उससे आप मत खरीदिए। फिर हम लोगों ने कम किया, कटौती की, फिर हमारी जो देश की जितनी OMCs कंपनियाँ उन पर बात आ गई थी, भाई उनका मार्जिन क्या होगा, लॉस क्या होगा। अब ये नया ताज़ा अपडेट पूरे ऑयल रिफाइनरी और इंडिया रशिया अमेरिका के रिलेशंस में क्या आया है सर? नहीं देखिए, जैसा आपने कहा ये वाकई चौंकाता है, और इसीलिए हम इस खबर को डिस्कस भी कर रहे हैं कि तमाम मुल्कों को एक्सपोर्ट करने वाला जो रूस है तेल का, क्रूड ऑयल का, वो आज अपने लिए तेल के लिए एक तरह से कहें तरस रहा है। और भारत से अभी जैसा आपने बताया कि रिफाइनरियों में जो रूस की रिफाइनरियां हैं वो काम नहीं कर पा रही। तकरीबन 25% जो रिफाइनरीज हैं वो डैमेज हुई हैं, जहां पर कि आपका ऑयल को प्रोसेस या रिफाइन नहीं किया जा पा रहा है यूक्रेन के हमलों की वजह से। और इस वजह से रूस में हालात ये आ गए हैं कि वहाँ पेट्रोल पंप्स जो हैं उसके आगे लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सरकार को तेल की राशनिंग करनी पड़ रही कि साहब आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं ले सकते। गैसोलीन जिसको पेट्रोल बोलते हैं उसकी कीमतों में असाधारण तेज़ी देखी गई है रूस में जी। तो ये हालात पैदा हो गए हैं, और समर का जो सीज़न है वहाँ पर डिमांड भी गैसोलीन की ज़्यादा बढ़ जाती है घरों की। तो ऐसे हालात जब रूस में पैदा हुए हैं तो रूस को अब मजबूरन दुनिया के तमाम मुल्कों से तेल लेना पड़ रहा है, जिनमें भारत भी शामिल है, रिफाइंड ऑयल। और अब आप समझिए कि भारत से 60,000 जो टन है वो जा चुका है। माना ये जा रहा है कि 30,000 टन और 40,000 टन के 2 शिपमेंट और भेजे गए हैं, 70,000 टन के। तो ये एक, और अगर आप देखेंगे तो पर डे 4 लाख जो टन जो आपका ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, उसकी ज़रूरत रूस को डेली पड़ती है इस सीजन में। लेकिन सर यहीं से एक मौजूद सवाल आता है, जो भी व्यूअर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे कि वो कह रहे होंगे कि भारत तो खुद जो है तेल पर जो है दूसरे मुल्कों से डिपेंडेंट है। 85 to 89% के आसपास हमारी डिपेंडेंसी जो है अन्य मुल्कों पर है। जब हम ही बाहर से मंगा रहे हैं तो हम कहाँ से फिर रूस को दे पा रहे हैं? नहीं देखिए, भारत में जो अच्छा, इसमें कहानी में एक बात और भी महत्वपूर्ण है, कौन सी रिफाइनरी रूस को ये तेल एक्सपोर्ट कर रही है जी। पेट्रोल कौन सी रिफाइनरी, इसका पता नहीं चला कि कौन सी रिफाइनरी है, किस कंपनी की वो रूस को ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन भारत के पास रिफाइनिंग की कैपेसिटी है, अच्छी खासी कैपेसिटी देख लीजिए, चाहे तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल देख लीजिए, बाकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी भारत के पास है। भारत की ज़रूरत के बाद का तेल सारा ये कंपनियां एक्सपोर्ट कर देती है। भारत से डीजल एक्सपोर्ट और आप समझिए कि पेट्रोल एक्सपोर्ट अच्छी खासी तादाद में होता है। तो इन्हीं रिफाइनरियों से अब रूस अपना तेल कह लीजिए, या रूस को जो गैसोलीन की या पेट्रोल की सप्लाई विशाल की जा रही है। ओके, तो कोई चिंता की बात तो है नहीं ना सर कि मान लीजिए हम लोग लगातार जो है पेट्रोलियम मंत्रालय, इसमें चिंता की बात इसमें इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हॉर्मुज को लेकर जो एक हालात ख़राब बने हुए थे, जो तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, अब वो सारी चीज़ें खुल गई हैं, टेंशन्स खत्म हो गई है मिडिल ईस्ट की, और भारत के पास अब जो सप्लाई है वो एक तरह से बिना किसी इंटरप्शन के आना शुरू हो गई है। तो पर्याप्त मात्रा में तेल आ रहा है, और ऐसे में जो और इनफैक्ट रूस से भी तेल आ रहा है। जून में रूस भारत का सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सपोर्टर रहा क्रूड ऑयल का जी। 4.93 मिलियन जो है बैरल प्रतिदिन जो है कच्चा तेल आयात किया गया है सर। बिल्कुल। और इसमें से लगभग जो है 2.6 से लेकर 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से आया भी है सर। रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया रूस से भारत को जो इम्पोर्ट। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आ रहा होगा सर कि नहीं? अब वो उतना डिस्काउंट नहीं रहा, अब डिस्काउंट नहीं रहा, अब तकरीबन मार्केट प्राइस पर रूस तेल को की सप्लाई कर रहा है। तो क्या सर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था कि मान लीजिए आपके यहाँ स्कैरसिटी है तो भाई आप थोड़ा डिस्काउंट पर मुझे दो क्रूड ऑयल? नहीं, स्कार्सिटी रिफाइनिंग में है, लेकिन रूस दुनिया के तमाम मुल्कों को भेज रहा है क्रूड, और उसमें भारत से चूंकि रिफाइन किया हुआ तेल जा रहा है, तो ऐसे में जो पेट्रोल का चूंकि प्राइस आप प्रीमियम पे लेते हैं क्रूड के मुकाबले, तो वहाँ से जाहिर तौर पर फ़ायदा
देश को और हो अब रहा होगा। इसका जवाब ये भी हो सकता है सर कि भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध भी रह चुके हैं। और अगर डेटा की बात की जाए सर, तो भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी अगर देखनी हो सर, तो 2022-23 में ये जो है 21.6% के आसपास था। ये 23-24 में बढ़कर जो है 36% यानी 35.9% के आसपास आया, और 24-25 में ये बढ़कर जो है 35.8 के आसपास आया। तो माना जाए कि सर रूस भारत का जो सबसे बड़ा जो है कच्चा तेल का सप्लायर बना हुआ है। तो सर अब इसी बीच वॉर की भी बात हो रही, तो सर वॉर पर भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ले लेते हैं। क्या अब हालात यहाँ ठीक हो रहे हैं, जैसा आपने अपने संबोधन में कहा, तो क्या वहाँ स्थिति फिर से बिगड़ती हुई नजर आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में? नहीं, नहीं, कहा जा रहा है कि ड्रोन से अटैक हो रहा है, रशिया और इसलिए यूक्रेन के बीच में लड़ाई लगातार चल रही है। रूस लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल अटैक हैं उसको लगातार कर रहा है एक बात, यूक्रेन अपनी तरफ से अटैक कर रहा है। अभी एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति ने ये जरूर कहा है कि जो भी पीस का प्रस्ताव है उसके लिए हम तैयार हैं, उस पर अमेरिका का जो शांति का प्रस्ताव है उस पर हम सहमत हैं। तो क्या आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच भी लड़ाई रुकती हुई दिख सकती है? एक बड़ी बात यहाँ पर विशाल ये भी है, हॉर्मुज को लेकर एक छोटी सी एक दिक्कत दिखाई ये देती है कि ओमान और ईरान दोनों देश मिलकर एक जो तेल का जो पैसेज है उस पर एक टोल लगाने के लिए अभी भी कोशिशें कर रहे हैं। कि क्या यहाँ पर जो शिप जो आ रहे हैं या जा रहे हैं उन पर क्या किसी तरह की कोई फीस वसूली जा सकती है। अमेरिका इस चीज़ के सख्त खिलाफ है कि आप किसी भी देश के जो जहाज हैं उस पर किसी भी तरह का टोल या फीस वसूलें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत के कोल्ड ड्रिंक बाजार में अब होने जा रही है सबसे बड़ी जंग। एक तरफ कोका कोला, पेप्सी और रिलायंस की कैंपा कोला है, और अब इस मुकाबले में उतर चुकी है आईटीसी। लेकिन आईटीसी ने सिर्फ एक नई कोला जो है लॉन्च नहीं की है, बल्कि ऐसा दावा चल रहा है कि जो पूरे मार्केट का जो है गेम बदल सकता है। आखिर क्यों आईटीसी ने जो है शुगर फ्री प्रीमियम कोला पर लगाया है बड़ा दाव? क्या इससे कोका कोला और पेप्सी की बादशाहत को चुनौती मिलेगी, और क्या भारतीय कस्टमर्स को मिलेगा इसका सबसे बड़ा फायदा? आइए आपसे का रुख करते हैं और सर ये जो नई कोला वॉर है इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सर एक दौर था जब हम लोग जब बिजनेस की पत्रकारिता में उतरे थे सर, तो बड़ा दौर चला था कि 10 रुपए का कैंपा कोला लाई थी अंबानी साहब की, हम लोगों ने कहानी की थी कि ये बहुत बड़ा बाजार है सर, कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार। और उसके बावजूद सर मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ वेरी ओबीज कैपिटल। तमाम लोग जो यहाँ हैं या तो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, होते जा रहे हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा बाजार होना और उस बाजार को पेनिट्रेट करना, ये कितनी बड़ी कहानी है सर? ओवरड्यू आप रुख करेंगे। नहीं देखिए, जाहिर तौर पर कोला का या सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मार्केट जो है विशाल, वो एक बड़ा बाजार है। और इस बाजार में एक नया पोटेंशियल तब और पैदा हुआ जब 10 मिनट की डिलीवरी होना स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग जो अपने घर से बाहर निकलकर सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने में हिचकिचाते थे या आलस महसूस करते थे, और ये तमाम कैटेगरी की चीज़ों के लिए है। और ख़ास अब अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम कोला की या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, तो ये इस पूरे बाजार में एक तेज़ी इस वजह से पैदा हुई क्योंकि 10 मिनट में आपके घर में सॉफ्ट ड्रिंक या और तमाम सामान घर पर पहुंच रहा है जी। और यहाँ से एक नई जंग जो है वो कोला मार्केट में भी स्टार्ट हुई। अगर आप और इसको नैरो करते हैं, चाहे कैंपा हो, चाहे आपका पेप्सिको हो, चाहे आपका कोक हो जी, कोका कोला हो, तीनों जो कंपनियां हैं वो इस मार्केट में तेज़ी से सेंध बना रही हैं। रिलायंस ने कुछ साल पहले अपना शुरुआत की कैंपा, और कैंपा ने बड़ी तेज़ी से मार्केट शेयर एक हासिल किया। अब इस लड़ाई में आईटीसी नई एक एंट्री मार रही है। बी नेचुरल के नाम से फ्रूट जूस पहले से आईटीसी बेच रही थी। बड़ी कंपनी एफएमसीजी में आईटीसी देश की 3-4 जो बड़ी कंपनियां उनमें शुमार होती है। तो यहाँ एक बड़ा दांव खेला, लेकिन आईटीसी खुद को डिफरेंशिएट भी करना चाहती। वो इस जो 10 रुपए की जो कोला मार्केट है, सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार है, उसमें दरअसल नहीं आना चाहती। थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आना चाहती है। और जो बात आपने कही कि भारत एक डायबिटिक कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, बड़े पैमाने पर शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स है देश भर में वो हैं, तो आईटीसी ने कोकोनट बेस्ड जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक उतारी है।
और ये इसमें आपका जो शुगर कंटेंट है वो उसको लेकर चीज़ें हैं कि शुगर फ्री कहा जा रहा है सर। शुगर फ्री जो कंटेंट है वो है, और इस वजह से एक प्रीमियम और सो कॉल्ड हेल्दी जो सेगमेंट है वहाँ पर ये एंट्री करना चाहती है। ओके, तो सर आपने ठीक कहा कि हेल्दी ड्रिंक्स की मांग जो है तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल लोग जो है कम चीनी वाली या जो है शुगर फ्री ड्रिंक्स पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर शहरों में जो है हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, और जनता जो है जैसा कि आप भी कह रहे हैं सर कि ओबीस कैपिटल और तमाम तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं उस वजह से लोग जो है कॉन्शियस हो रहे हैं। और आईटीसी सर, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आईटीसी को हमेशा जो जाना जाता था कि एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, तो ये अपना क्यों इमेज नहीं, बदल? आईटीसी को हमें सिगरेट बनाना आईटीसी का धंधा है और उसमें सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन आईटीसी का पेपर से लेकर आईटीसी का आपका जो आशीर्वाद आटा है या आप बिस्किट ब्रांड है FMCG या तमाम जो आपके फूड आइटम्स हैं उसमें भी आईटीसी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है, चाहे yippee हो या तमाम नूडल्स में जी। या तमाम जो दूसरे जो आपके कुरकुरे टाइप के जो Exactly, प्रोडक्ट sir. हैं, इस तरह के तमाम प्रोडक्ट जो है टेढ़े मेढ़े जो हम लोग नमकीन, खाते हैं। हाँ, नमकीन बनाने के, इस सब मैंने इसलिए प्रश्न आपसे पूछा सर कि जैसे जेएसडब्ल्यू वाली स्टोरी हम लोग करते हैं, तो जेएसडब्ल्यू जिस धंधे में उसके अलग होकर ऑटो सेक्टर में कूद रही है, तो मेरा आपसे इसलिए प्रश्न था कि ये जब इस सेक्टर में है तो एक नया धंधे में आना ये नहीं, देखिए आईटीसी फ्रूट जूस तो पहले से बी नेचुरल के नाम से बेच रही थी, डाबर का रियल है फ्रूट जूस ऑलरेडी बेच रही थी, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वहाँ ये एक पहला स्टेप आईटीसी का है। अब इसमें ऑलरेडी 2-3 प्लेयर मौजूद हैं, वहाँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए आईटीसी ने ये कहा कि साहब हम महंगी लेकिन आपकी जीरो शुगर वाली ड्रिंक उतारेंगे। वैसे कोक की भी आपका डाइट कोक आती है, पेप्सिको की पेप्सी ब्लैक करके संभवतः आती है, और ऐसे तमाम दूसरे ब्रांड्स हैं। इसमें जो महंगा प्रोडक्ट है या प्रीमियम कैटेगरी है जिसमें जो 250 ml का जो आपका आईटीसी का जो कोकोनट कोला है वो आपका 60 रुपये का है, तो 10 रुपये की रेंज से बाहर का है। अर्बन इनिशियली अगर हम देखें तो अर्बन जो शहरी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने की यहाँ कोशिश है। चलिए सर, अब एनर्जी ड्रिंक्स की बात हो रही है तो इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा और बहुत ही जो है मतलब भयंकर कहिए सर एक खबर ये आ रही है कि FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है देश के 6 बड़े एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। सर, अब नोटिस किस लिए जारी किया है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि ब्रांडिंग और जो है मिसलीडिंग जो है वो कंटेंट की वजह से। और किन किन कंपनियों को नोटिस मिला है उसकी भी लिस्ट है हमारे पास। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको का जो है एड्रेनलिन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कैंपा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट, और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी, कोका कोला समर्थित जो है मॉन्स्टर एनर्जी। सर, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ये कौन सा गोरख धंधा चल रहा है सर? नहीं, न केवल एनर्जी ड्रिंक या जीरो शुगर की जो ड्रिंक है, ज़ीरो मैदा बताना, हेल्दी है, नेचुरल है, इस तरह के जो टर्म यूज़ किए जाते हैं भारत की कंपनियां या जो तमाम कंपनियां हैं वो बड़े कैजुअल वे में इनको दरअसल ट्रीट करती हैं जी। अब एक्चुअल में ज़ीरो शुगर है कि नहीं या ज़ीरो एडिड शुगर है। सर, एक तो दिक्कत ये आती है कि जो एनर्जी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, या सोचिए ना जो फ्रूट जूस हम लोग पीते हैं, वो बेसिकली कहा जाता है कि वो तो शक्कर मतलब चाशनी है, उसमें कोई फ्रूट का कोई कंटेंट नहीं है, बस एडेड फ्लेवर्स का ही या प्रिजर्वेटिव्स हैं। एग्जैक्टली, तो वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं और आप इस चीज़ को जानकर हैरान होंगे कि कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर जो टेंडर कोकोनट वाटर है जो पैकेज्ड आ रहा है उसमें भी कई ब्रांड ऐसे हैं जो शुगर को ऐड करते हैं। शुगर सिरप है, मैंने एक बार एक ब्रांड का कोकोनट वाटर खरीदा जी, और जाहिर तौर पर प्राइस कम था, लेकिन मैंने कहा कि एक ब्रांड का प्राइस ज़्यादा है, एक का कम है, इसको देखा जाए तो उसमें आप समझिए कि आप उसको जैसे ही वो करेंगे साफ तौर पर आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें चीनी का जो शुगर सिरप है वो एडेड है और अच्छी खासी क्वांटिटी में है। फिर जब आपने उसको उसका जो लेबल अगर आप देखते तो वहाँ पता चलता है कितनी एडेड शुगर है। तो इस तरह के जो काम है, जबकि रियल में आप पीजिए कोकोनट वाटर तो कितना मतलब उतना चीनी कहाँ लगता है? बिल्कुल चीनी नहीं होती उसमें, एडेड शुगर तो होनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ नेचुरल अगर आप पीजिए, वो नारियल पानी आप पीजिए। कंपनियां उसमें ऐड करती, कई कंपनियां
कई कंपनियां आपने जीरो शुगर कहा लेकिन दूसरे फॉर्म में आप उसमें शुगर को ऐड करते हैं। तो इस तरह के जो मिसलीडिंग हैं या जो मार्केटिंग का जो एक धंधा है कि साहब आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा नेचुरल या हेल्दी जो ड्रिंक है उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पता चलेगा कि आप दरअसल जो है वो अनहेल्दी चीज़ें भी आप उसमें साथ में ले रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं अगर आपसे इजाज़त हो तो पे पूछ लेता हूँ सर, आदमी अब करे तो करे तो क्या? खाने में अगर पनीर खा रहा है तो कहा जा रहा है कि पूरे देश में देखिए इसमें भारत में FSSAI का रोल क्या है? फूड सेफ्टी और खाने की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर नियम बहुत लचीले हैं। इनमें जो सख्ती होनी चाहिए थी एक जो लोगों की हेल्थ को लेकर, उस तरह की चीज़ों का पालन नहीं किया जाता। चाहे आप मसाले देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ ड्रिंक या किसी भी तरह के ड्रिंक्स को देख लीजिए। जो कहा जाता है एडल्ट्रेटेड फूड हो गया, आपका मिलावटी सामान हो गया, नकली सामान हो गया, चाहे खोया हो, चाहे पनीर हो या घी हो, ये भारत में बहुतायत में भरमार तरीके से बेचे जाते हैं। जिन अथॉरिटीज़ को, जिन एजेंसियों को जिस सख्ती से काम करना चाहिए, चाहे लोकल आपका हलवाई हो या एक बड़ा ब्रांडेड FMCG प्रोडक्ट मेकर हो, इन पर जिस कड़ाई से सख्ती से कार्रवाई, चाहे स्ट्रीट वेंडर ही क्यों ना हो, इन पर उस कड़ाई से, उस सख्ती से, जिस लेवल के मार्जिन्स पे ये काम करते हैं और ग्रीड पर काम करते हैं, उसका सीधा खामियाजा आम आदमियों को, लोगों को अपनी मैं कहूँगा बीमार होकर कई बार जान देकर चुकाना पड़ता है। तो सर आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए, तो कब तक इस लेवल पर हम लोग रिवैम्प देखेंगे? बहुत लचीला क्या चीज़ अवरोध हो रही है? क्यों सरकार डर रही है क्या कि नहीं छोड़ देते हैं? नहीं, लचर रवैया है अफसरों का, नौकरशाही का, कि ठीक है चल रहा है, रिश्वत ले लेना है, जो जैसे बना रहा है वैसे बना रहा है, किसी की जांच नहीं है, किसी की पड़ताल नहीं है। जो फैक्ट्रियों में जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है उनके इंस्पेक्शन नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का पेनल्टी, जुर्माना या जेल जैसे प्रावधान नहीं है। तो जिसकी मर्जी जो है नकली दवाइयाँ बन रही हैं, बाकी तो खाने पीने की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, हर तरह का एलिमेंट नकली मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा मेनेस है जिसको कि एक मैं कहूँगा कि वॉर लेवल पर उसको जिसको सॉल्व किए जाने की ज़रूरत है। चलिए इसी उम्मीद के साथ सर कि वॉर फुटिंग पर इन चीज़ों को जो है सरकार लगाम लगाएगी, चीज़ों को जो है बेहतरी या दुरुस्त होते हुए हम लोग देख पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। प्रवीण सर आपने ने बहुत ही कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।